गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मातो सर चैनल। मैं सचिन सर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश सब्जेक्ट। आज हम जो बात करने वाले हैं गुजरात बोर्ड का जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है 11 मार्च को, उसको कैसे अच्छी तरह से लिखें, आप इंग्लिश पेपर को किस प्रकार से अच्छा अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पाए, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कितना इफेक्टिवली हम उस पेपर को लिख सकते हैं, कितना बढ़िया से अच्छा लिख सकते हैं, बढ़िया से लिख सकते हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छा स्कोर आ जाए। दूसरी बात यह है कि पेपर लिखते समय हम कौन सी गलतियां ना करें और कौन सी अच्छी चीज़ें करें जिससे हमारा स्कोर अच्छे से अच्छा आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है हम घाई में, जब व्हेन वी आर इन हरी वी मेक मेनी मिस्टेक्स, दैट इज़ वाई व्हाट हैपन्स इज वी लूज मेनी मार्क्स। हमें उस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि हमारा इस पेपर में अच्छा सा अच्छा स्कोर आ जाए। हाउ टू राइट पेपर, इंग्लिश पेपर स्पेशली इन बोर्ड एग्जाम। पेपर कैसे लिखना है हमारा गुजरात बोर्ड का, इसके आज हम बात करने वाले। ठीक है, तो हम लेट गेट स्टार्टेड विदाउट लूजिंग मिसिंग इन टाइम। जो हमारा पहले हम समझते पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, वो पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते। कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आ जाए, वो हम उसके बारे में पहले डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो टोटल पेपर जो हमारा होता है 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का पेपर है। एटी मार्क्स का हमारा पेपर होता है। टोटल क्वेश्चन जो रहते हैं 57 रहते हैं। 57 क्वेश्चंस कैरीज 80 मार्क्स, 80 मार्क्स के लिए है, 80 मार्क्स के लिए है। उसमें क्या क्या है, उसका बाइफर्केशन किया है, उसका क्लासिफिकेशन क्या किया, वो भी हमें देखना है। पहला है जो टॉपिक है उसमें, और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं वो है 26, वो होते हैं 24 मार्क्स के लिए। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, अगर हमें आते तो वो भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर जो लिखने वो उसके क्वेश्चन जो आते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के लिए। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 10, वो होते हैं 12 मार्क्स के लिए। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स आते हैं 4, वो होते हैं 14 मार्क्स के, 15 मार्क्स के लिए। और लास्ट में ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आते हैं 2, वो होते हैं 14 मार्क्स के लिए। यानी टोटल हमारा जो क्वेश्चन रहते 57, वो होंगे 80 मार्क्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे पेपर सिर्फ लिखना नहीं होता है, जो हम टोटल इस सेमेस्टर हमने जो इंग्लिश में पढ़ा है 10th में जो पढ़ा है उसमें से हमें जो मार्क्स आते हैं, जो मार्क्स होते हैं कुछ डिपेंड स्किल्स पे, क्योंकि पेपर का अल्टीमेट गोल ही होता है, आपको सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता है। इस सब्जेक्ट का अल्टीमेट गोल क्या होता है, कुछ स्किल्स होते हैं जो आप में, स्टूडेंट्स में, कैंडिडेट में डेवलप होनी चाहिए। तो वो कौन से स्किल्स है, जिस स्किल्स को मार्क्स के फॉर्म में आपको वेटेज दिया गया है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप इस सब्जेक्ट्स के, आपका रीडिंग स्किल डेवलप होना चाहिए जो आपको पेपर में बाद में प्रेजेंट करना है, उसमें आपको मार्क्स आएंगे 17 मार्क्स, यानी कि रीडिंग जो स्किल है आपका वो डेवलप होना चाहिए। पेपर में आपको वही स्किल चेक होने वाला बाद में, और उसको कितना वेटेज दिया है 17 मार्क्स का। ठीक है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें डेवलप करने हैं। सिर्फ हमें सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसमें से हमें हमारे कुछ स्किल्स है जो डेवलप होने चाहिए। दूसरा राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल भी हमारा डेवलप होना चाहिए। वी शुड बी एबल टू राइट प्रॉपरली इन इंग्लिश इफेक्टिवली। उसमें आता है 26 मार्क्स के लिए ये। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। हर एक लैंग्वेज में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको वेटेज दिया है 20 मार्क्स का। लास्ट में आता है लिटरेचर, जो हम पूरा चैप्टर पढ़ते बुक में से, जो भी लेसन्स पढ़ते उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमें उस पढ़ने हैं, सीखने हैं, उसको अंडरस्टैंड करने हैं, वो रहेंगे आपको 70 मार्क्स के लिए। इस प्रकार से जो आपको स्किल डेवलप करने हैं विद इन अ सेमेस्टर, विद इन ईयर, वो स्किल को, हर एक स्किल को अलग अलग वेटेज दिया गया है, और वो टोटल जो वेटेज रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। दिस इज द पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट। ये पैटर्न है सब्जेक्ट का। यहाँ पे हमें देखना है कि भाई किस एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि मेरा अच्छे से अच्छा स्कोर आ जाए, और कौन कौन सी स्किल मुझे मार्क्स के साथ खुद में डेवलप होनी चाहिए, वो भी हमें थोड़ा देखना है। ठीक है, ओके। अभी पेपर देखिए, हमने कुछ एक पेपर यहाँ पे रखा है, इस प्रकार से पेपर आता है एग्जाम में, जो हमें देखना है उसको हम हर एक क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, कैसे सॉल्व करें ताकि अच्छा स्कोर आ जाए, वो भी हमें देखना है। यहाँ पे हम 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, हर एक सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ इजी वे है क्या, कुछ इजी मेथड से क्या, ताकि हम अच्छे से अच्छे पेपर को लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ले सके। इसके लिए भी थोड़ा हम देख लेंगे आज। टोटल पेपर में होते हैं 5 सेक्शन, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। इस प्रकार से 5 सेक्शन होते हैं, 5 के 5 सेक्शन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, पहला जो सेक्शन है वो है ए। उसके पहले यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो थोड़ा ध्यान से केयरफुली पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, देयर आर 5 सेक्शन इन दिस क्वेश्चन पेपर, 5 सेक्शन होते हैं जो हमें पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं। फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। अगर आपने अच्छा लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। पेपर पढ़ने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो आप थोड़ा केयरफुली पहले पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे लिखना है। नंबर द आंसर्स करेक्टली, हर एक आंसर को हमें ठीक से नंबर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में कौन सा है, क्वेश्चन 2 है, 2 में कौन सा है, नंबरिंग ठीक से करना है। अगर सपोज हमने अच्छा आंसर भी लिखा लेकिन हमने नंबरिंग करना ही भूल गए तो हमारे उस क्वेश्चन को मार्क्स मिलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसलिए नंबरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी हैव टू नंबर प्रॉपरली एंड राइट इन अ लेजिबल हैंड राइटिंग। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश सब्जेक्ट। आपको लेजिबल यानी कि वी शुड बी और समवन शुड बी एबल टू रीड द आंसर प्रॉपरली। तो आपका जो आपने आंसर लिखा है आप उसको ठीक से पढ़ने को आना चाहिए। एक्चुअली व्हेन वी आर राइटिंग पेपर इन इंग्लिश, it's a kind of what, it's a communication, it's a written communication. Generally what happens when we are writing answer papers, it's a communication. हम हमारे आंसर्स, हम एग्जामिनर जो हमारा पेपर चेक कर रहा है उसके साथ हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी इट्स अ टाइप वी कैन से ही इज आस्किंग क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड वी आर आंसरिंग इन द फॉर्म ऑफ आंसर पेपर। यानी कि क्वेश्चन पेपर में से वो आदमी जो हमारे एग्जामिनर है हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम रिटर्न और आंसर पेपर के माध्यम से उनको हम आंसरिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो हम कैसे उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं? लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइटिंग से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हमारा हैंड राइटिंग एलिजिबल नहीं होगा या फिर वो जो एग्जामिनर हमारे पेपर चेक करने वाले उनको पढ़ने को आएगा ही नहीं तो कैसे हमें मार्क्स मिलेंगे? हम क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए लेजिबल हैंड राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेजिबल हैंड राइटिंग चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं सेक्शन में हम डिस्कस कर लेंगे हर एक सेक्शन को कैसे हमें लिखना है प्रॉपरली, वो हमें देखना है। अभी पहला सेक्शन आता है कॉम्प्रहेंशन का। कॉम्प्रहेंशन इसमें हमने हमारा टेक्स्ट बुक जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स दिए हैं। वो चैप्टर में से कुछ उन्होंने पैराग्राफ्स उठाए हैं, वो पैराग्राफ वहाँ पे उन्होंने दिए रहते हैं और पैराग्राफ के माध्यम से हमें कुछ क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं उसको हमें अटेम्प्ट करना है। इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कॉम्प्रहेंशन कैसे करना है पैराग्राफ को ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ जो है उसको हमें कॉम्प्रहेंड करना है, पहले समझना है उसको। ऑलरेडी हमने तो पढ़ा ही होगा, जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं इंग्लिश का बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई होगा, अच्छी बात है, लेकिन हमने कितने कॉम्प्रहेंड किया, कितना हमें अंडरस्टैंड किया, कितना समझा है, वो यहाँ पे हमारे वो स्किल यहाँ पे चेक होता है। तो कॉम्प्रहेंशन के जो पैसेज होते हैं वो सॉल्व करने के कुछ वेज होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। यहाँ पे जब आपको पैराग्राफ दिया जाता है तो कभी कभी यहाँ हमारे सामने दो क्वेश्चन होते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ूँ कि पहले क्वेश्चंस पढ़ूँ। एज फार माई नॉलेज इज कंसर्न, मुझे लगता है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। एक हार्डली 1-2 मिनट लगेंगे। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ो। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आइडिया हमें आ जाता है कि भाई जब मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा तब मुझे कौन से क्वेश्चन के अंडर आंसर्स ढूंढने हैं, ये मेरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये आसान, हमारे लिए आसान काम हो जाता है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है ताकि मुझे मेरा काम आसान हो जाएगा कि भाई आंसर ढूंढने में। जब मैं क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मुझे बराबर समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे एग्जैक्टली पैराग्राफ में क्या ढूंढना है। समझ में आ रहा है?
तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चंस पढ़ो आप लोग, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। पहले जो सेक्शन ए है इसमें जो आपको पैराग्राफ आएंगे ना, वो सब के सब बुक में जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें जो भी लेसन है उसी में से ही आते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आंसर ट्रू और फॉल्स में दिया है, वो भी पहले देखो कितने सेंटेंस में लिखना है, कितने मार्क्स के लिए, उसके हिसाब से अपना आंसर लिखना है हमें, ठीक है। इस प्रकार से आपको पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखने पड़ते हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई द आंसर फ्रॉम द पैसेजेस, दैट मीन्स in simple way we can say we have to take the help of passage, okay. This is the section A in which there are passages. Now we have section B. In the first section we had, पहले सेक्शन में हमारे पास टेक्स्ट के कुछ जो पैराग्राफ्स थे उसमें से हमें आंसर ढूंढ के लिखने थे। सेक्शन बी जो रहेगा उसमें आते हैं पोएम्स। यहाँ पे पोएम्स के कुछ पैराग्राफ देंगे, कुछ स्टांजास देंगे और उसमें से हमें आंसर ढूंढ के लिखने पड़ते हैं। पहला जो सेक्शन है वो है टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के बारे में है, प्रोज के बारे में है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और दूसरा है वो है पोएम्स के बारे में, ठीक है। पोएम्स में से हमें आंसर ढूंढने पड़ते हैं। जब हमें पोएम्स के आंसर ढूंढ रहे तो अभी यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है, पोएट क्या कहना चाहता है, पोएट हमें कौन सा मैसेज देना चाहता है, उसका उस पोएम का हिडन मीनिंग क्या है, पोएम का थीम क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। बराबर हम उसका आंसर लिख सकते हैं। पोएम का और एक प्लस पॉइंट है, हमेशा हमें पोएम में फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा पोएम नहीं जिसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज नहीं किए होते। हर एक पोएम में कहीं ना कहीं किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया होता है। वो हमें बराबर उसको ढूंढ के लिखना पड़ता है, ठीक है। और ईजी होता है ये, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे, वो उसके आपके सही के दोनों आपके आंसर सही आने चाहिए, बिकॉज ये फिगर ऑफ स्पीच जो पूछे जाते हैं वो बहुत इजी होते हैं, ठीक है। ओके, विल गो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन सी। अभी पहला सेक्शन जो था टेक्स्ट का था, चैप्टर्स, लेसन्स। दूसरा जो सेक्शन था वो था पोएम का, और अभी तीसरा जो सेक्शन है वो है ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर बहुत इजी है, बहुत अच्छा से हम उसको टैकल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फ़र्क ये है सिर्फ कि हमें वो आना चाहिए। अगर हमारे रूल्स क्लियर है, हमें जब ठीक से सब ग्रामर्स के रूल पढ़े हैं, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, तो आसानी से हम उसको ये सेक्शन में आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं हमें, ठीक है। बात याद रखनी है। सेक्शन सी में जो पहला हमेशा क्वेश्चन आता है वो है रेक्टिफाई द एरर्स का आता है, और वो क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन क्यों इजी है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, एरर यहाँ पे लिखना है, हर एक सेंटेंस में क्या एरर है और उसका करेक्शन हमें क्या करना चाहिए, कौन सा वर्ड यहाँ पे हमें चेंज करके लिखना चाहिए, वो आएगा करेक्शन में। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहला ये है, आपको ये जो है ना, जब हम रेक्टिफाई एरर्स का जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अलग अलग हर एक सेंटेंस को अलग अलग ट्रीट मत करो, सेपरेटली मत ट्रीट करो। आप क्या करो, फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड एक बार पूरा पढ़ लो, एज अ पैराग्राफ पढ़ लो। ऐसा समझो कि ये पूरा पैराग्राफ ही, ऐसा पकड़ के समझो, ऐसा समझ के ये पढ़ो, तभी आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। आप हर एक सेंटेंस अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो आपको जल्दी उसमें से आप एरर ढूंढ नहीं पाओगे और उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए पहली बात ये है, आपको उसमें से पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब आपको लिंक लगेगा तब आपको बराबर आइडिया आ जाएगा कि उसमें हर एक सेंटेंस में एरर कौन सा है और आपको क्या करेक्शन करना पड़ेगा। ये 4 मार्क्स के लिए बहुत ईजी है। इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे हमें 4 मार्क्स आने चाहिए, और एक आध बार चलो गलती हुआ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैक्सिमम और 3 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमें आउट ऑफ मार्क्स लाने उसमें, ठीक है। ये दिस इज आवर प्रायोरिटी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, और एक क्वेश्चन होता है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन इज ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक। समझना है कहाँ पे पॉज आया है, कहाँ पे वर्ड की शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई है, कहाँ पे फुल स्टॉप आ सकता है, कहाँ पे अगर लग रहा है कि भाई कहाँ पे पॉज है तो वहाँ पे कॉमा आएगा। ये सब चीज़ें हमें देख के पता चलती है। दूसरी बात ये है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन लास्ट में कोई यानी कि कोई सिंबल नहीं दिया है, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं।
यानी पंक्चुएशन में हमें 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, उसमें फुल मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है आर्टिकल्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरने पड़ते हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने पड़ते हैं। यहाँ पे देखो आर्टिकल्स, कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशंस, यहाँ पे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं भरने। हमें फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं। जनरली उसमें क्या है, सिर्फ आर्टिकल, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन पूछा जाता है। प्रीपोजिशन तो बहुत ईजी होता है, हम आसानी से उसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, लेकिन बहुत ईजी होता है। अगर हमारे रूल्स क्लियर है तो हम उसको आसानी से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन रहता है वो 3 मार्क्स के लिए, हमें उसको भी जैसे मैंने रेक्टिफाई एरर्स में बता दिया ना, पूरे सेंटेंस को हमें एज अ होल पैराग्राफ ऐसा पढ़ना है, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। जब आप फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन तक एक पढ़ते हो ना आप, तभी आपको क्लियर हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में बोलने वाला कौन है और किसको बोला जा रहा है। जब आपको ये 2 चीजें क्लियर हो गई ना, तो आप आसानी से उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ 4 टाइप होते हैं सेंटेंस के, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव, बस वही होता है सब उसमें। और उसके हिसाब से हमें चेंज करना है सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये दिस इज फॉर 3 मार्क्स, उसमें भी हम आसानी से ये मार्क्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आता है डू एज डायरेक्टेड का, उसमें ग्रामर के कौन सा भी एक टॉपिक पूछा जा सकता है आपको, जिसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लस पॉइंट है, और डू एज डायरेक्टेड जो है वो 5 मार्क्स के लिए, यहाँ पे हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक हमें बात याद रखनी है कि जब भी हमें डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन सॉल्व करने, हमारे अपने मन से सॉल्व नहीं करने। ये हमारे लिए अच्छा किया है बोर्ड ने। जो भी क्वेश्चन पेपर आता है हमारे सामने, उसमें हमें कोई खुद होके क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं करना है। हमें क्वेश्चन देंगे, एक्टिवाइज करना है कि पैसिवाइज करना है कि नो सूनर देन का यूज करना है कि यूज टू का सो दैट का यूज करना है, जो भी है वो हमें क्वेश्चन क्या है उसके 4 ऑप्शन देते नीचे। हमारा काम क्या है, सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक जो करेक्ट आंसर है उसको ढूंढना और उसको लिखना, बाकी कुछ नहीं। हमारे मन से हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। अगर हमें शायद मन से सॉल्व करना पड़ता तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी जाता, अगर कोई हमें रूल्स पता नहीं है, ठीक से सॉल्व करने को पता नहीं है, तब शायद ऐसा हो सकता था कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन आपके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट ये कि हर एक क्वेश्चन का उन्होंने क्या किया है, ऑप्शन के फॉर्म में आंसर दिए, और हमें जो करेक्ट है, जो रूल के हिसाब से है, उसको हमें ढूंढना है और उसको हमें लिखना है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, उन्होंने क्या बोला है, द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, सिलेक्ट द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें सिर्फ ढूंढना है इसका, द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम। हमें तो पहली बात पता होनी चाहिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, थर्ड में नहीं है, यानी कि ये आंसर तो होगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पे एक और एक अच्छी बात हमें मिली है, यहाँ पे हम क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए उसमें से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जो नहीं होगा उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है अलास, और उसके आगे फिर से उन्होंने एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है। इसका मतलब क्या है कि यही आंसर जो है वो एक्सक्लेमेटरी का है और उसका आंसर वही है, अलास द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम। यानी हम एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर को ढूंढ सकते हैं, ये बात यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ सेक्शन सी, वो ग्रामर का होता है, इस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ग्रामर के हमें आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए, एक भी मार्क्स हमारा मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लगभग 5th स्टैंडर्ड से थोड़े बहुत ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं, ग्रामर पता रहता है, ये हमारे हाथ के मार्क्स है जो हम उसमें आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं उसमें हमें। ठीक है, उसमें कोई भी मार्क्स हमारे मिस नहीं होने चाहिए, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है डी, सेक्शन डी जो होता है वो होता है अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज क्या होते हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक के बाहर के जो पैसेज होते हैं वो आते हैं, उसको हम बोलते हैं अनसीन पैसेज। सीन पैसेज जो है सेक्शन ए वाला, जिसमें सीन पैसेज होते हैं, यानी कि हमने उसको पढ़ा है ऑलरेडी चैप्टर में, हमने टेक्स्ट बुक में उसको पढ़ा है, वो होते हैं सीन पैसेज, पहले सेक्शन ए में आते हैं। लेकिन सेक्शन डी में जो पैसेज आते हैं वो अनसीन होते हैं, यानी कि आउट ऑफ द बुक आते हैं, जिसके बारे में कुछ हमें आइडिया नहीं रहता है, लेकिन हमें उसको उसी प्रकार से सॉल्व करना है जिस प्रकार से हमने सीन पैसेज को सॉल्व किया था। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे भी पहला पैसेज आएगा
4 मार्क्स के लिए, उसके आंसर हमें ढूंढने। और मैंने आपको पता है जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है हमें पैसेज को, पहले क्वेश्चन पढ़ो ताकि हमारे एक आइडिया आ जाता है जब हम पैसेज पढ़ दे तो पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद पैसेज पढ़ो ताकि हमें जो आंसर ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या होता है, एक पैसेज आएगा अनसीन और यहाँ पे एक पोएम आता है। फिर से पोएम भी ये अनसीन है, यानी कि आउट ऑफ द सिलेबस पोएम रहेगा, उसको हमें उसके आंसर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन डी। सेक्शन डी में और कुछ चीजें आती है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर जो 53 है, क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ में आपको क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आपको सिर्फ एक ही लिखना है। और है एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरी बनानी पड़ेगी, जो हम रात में डायरी लिखते हैं ना, उसी प्रकार दिन भर का हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, हमें आदत होती है ना, कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को आदत होती है हर रोज कुछ ना कुछ लिखना है रात में, जो हमारा सुबह उठने से रात के सोने तक जितना भी हमें बड़े बड़े एक्सपीरियंस आ गए, अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ में हो गई, कुछ बुरी चीज़ें भी हमारे लाइफ में हो गई, जो इसको हम भूल नहीं सकते, उसको हमारी मेमोरी बना के रखना है आगे के लिए। तो ऐसी चीज़ों को हम हर रोज हम डायरी में लिखते हैं। सेम चीज़ें वही डायरी लिखने का भी क्वेश्चन होता है, वो होता है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसको एक ऑप्शन है, एक तो आप डायरी लिखो या फिर उसमें आपको क्या होगा, एक डायलॉग राइटिंग का और होता है, एक तो आप डायरी लिखो या फिर डायलॉग राइटिंग लिखो, दोनों ईजी। डायलॉग लिखना है तो बढ़िया सा डायलॉग आप लिख सकते हो, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन के हिसाब से आप डायलॉग लिखो। डायलॉग लिखने में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली ए सेज बी सेज ऐसा मत लिखो। जो भी डायलॉग दिया है उन्होंने, डायलॉग राइटिंग के लिए जो भी क्वेश्चन दिया है, उसमें कैरेक्टर कौन कौन से, उसके हिसाब से उनको नेमिंग करो, आप नाम दे दो और नाम लिखो। फॉर एग्जांपल, अगर 2 फ्रेंड्स आर टॉकिंग ईच अदर अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन देयर करियर, अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो उनको नाम दे दो आप। फॉर एग्जांपल, अमित सेज, इस प्रकार से अमित किसको बोल रहा है, राज को। फॉर एग्जांपल, राज सेज, इस प्रकार से। ये भी इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इट बिकम्स इफेक्टिव, इट साउंड्स नाइस, वो थोड़ा अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप डायलॉग लिखोगे तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डायलॉग राइटिंग। उसके बाद 54 के लिए ना आपको 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है और 3 में से आपको सिर्फ एक ही लिखना है 4 मार्क्स के लिए। 3 टॉपिक है, 3 में से जो आपको इजी लगता है, जिसमें आपको लगता है कि यार मैं ये अच्छा लिख सकता हूँ, तो उस क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट करो। देखो 54 क्वेश्चन के लिए कौन कौन से टॉपिक है। पहला है कि आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, आपको एक टॉपिक देंगे और टॉपिक ऐसा देंगे, इस टॉपिक के बारे में आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है। जैसे हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव, ताकि लोग उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए, ऐसे एडवर्टाइजमेंट हमें बनानी पड़ती है, उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स अच्छे आएंगे। टॉपिक अगर लग रहा है आपको बहुत इंप्रेसिव है, अगर आपको लग रहा है काफ़ी ईजी है और मैं बढ़िया से बढ़िया उसका एडवर्टाइजमेंट बना सकता हूँ, तो आप उस टॉपिक को चूज करो, फिर एडवर्टाइजमेंट करो। एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करना है आपको, पहले बॉक्स बनाना है, इट्स मैंडेटरी। क्योंकि देखो हमारा पेपर में इंटेंशन सिर्फ लिखना नहीं है, हमारे पेपर को हमें काफ़ी इफेक्टिव बनाना है, इंप्रेसिव बनाना है, क्योंकि सामने वाला देख के उसको अच्छा लगे और हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे दे, क्योंकि मार्क्स भी हमारा इंटेंशन है, हमारा अच्छा प्रेजेंटेशन करना है हमें पेपर में। समझ में आ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट को बॉक्स बनाओ आप, और बॉक्स कैसे बनाओ, पेंसिल से बनाओ। जब हम ये सब हो जाएगा, जब सब सेक्शन हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में मैं 2-3 मिनट में आपको सब लास्ट में बताने वाला हूँ कि पेपर कैसे और इंप्रेसिव लिखना है, कैसे उसको अच्छे से अच्छा आप इफेक्टिव बनाओगे। इस प्रकार से हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑप्शन है आपको नोटिस, अगर आपको लग रहा है नोटिस भी बहुत बढ़िया आप लिख सकते हो, इजी क्वेश्चन है तो नोटिस भी आप लिख सकते हो। नोटिस में क्या है, फिर उसके लिए भी सेम है, आप क्या करो, बॉक्स बनाओ। देखो आपको एडवर्टाइजमेंट है ना काफ़ी इंप्रेसिव बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम न्यूज़पेपर में हर रोज़ देखते हैं ना, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आती है, अगर ज़्यादा इंप्रेसिव है, कुछ ऐसा लिखा कि भाई 70% ऑफ, 80% ऑफ, तो उसकी तरफ हमारी नज़र जाती है, हम देखते हैं उसको और इंथुजियास्टिकली और क्यूरियोसिटी के साथ हम उसको पढ़ते हैं। ऐसी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। अगर आपने अच्छी उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपने इंप्रेसिव बनाई तो आपको अच्छे मार्क्स उसमें आएंगे। दूसरी रही बात नोटिस की, नोटिस का भी क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, नोटिस भी बहुत ईजी होती है।
नोटिस में आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहले नोटिस जब हम लिखेंगे उसके पेज पे ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे नोटिस नाम दे दो आप, राइट डाउन नोटिस देयर, डेट यहाँ पे लिखो राइट साइड में, नोटिस का सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद नोटिस के 1 पैराग्राफ में आनी चाहिए नोटिस, और लास्ट में जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम पता, उसका डेजिग्नेशन लिखो, और सबसे बड़ी बात है उसको भी आप क्या करो, बॉक्स करो। बॉक्स सिंपली करना है आपको, सिर्फ पेंसिल से करना है, बाकी कुछ नहीं है। इस प्रकार से आप देखो, इट साउंड्स गुड, अच्छा लगता है। आपने सिर्फ विदाउट बॉक्स लिखा, नोटिस बनेगी आपकी, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो इंप्रेसिव नहीं लगेगा इतना। आप बॉक्स बनाओगे उसको तो बहुत बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा फायदा ही है, एग्जामिनर हमें 1-2 मार्क्स ज़्यादा देगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, मार्क्स स्कोरिंग, ठीक है। ओके, नोटिस एक ऑप्शन में, उसके बाद और एक आपको ऑप्शन में है, वो है पोस्टर बनाना। पोस्टर बनाना, पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट लगभग सेम ही है। दोनों को क्या है, दोनों का पर्पस क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, इंप्रेसिव होने चाहिए। पोस्टर भी बनाओगे आप, ध्यान जाना चाहिए, इस प्रकार से हमें बनाना है, इंप्रेसिव होना चाहिए कि लोगों को उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। पोस्टर भी आप बना सकते हो, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं अच्छे से अच्छा पोस्टर बना सकता हूँ, उसके लिए भी आप पोस्टर बनाओ। पोस्टर का भी कंडीशन क्या है, बॉक्स बनाना है। हमने पोस्टर देखते ना रहे हमारे लाइफ में, हम है ना, तो कैसे उसको बॉक्स बनाया जाता है, उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है, उस प्रकार से हम उसको बना सकते हैं। यानी आप यहाँ पे 3 चीजें हैं, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और पोस्टर, तीनों में जो आपको इजी लगता है वो लिखो। अगर आपको लग रहा है आई हैव एक्स्ट्रा टाइम, आई हैव एक्स्ट्रा टाइम, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप उसमें से 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है यार मैंने नोटिस तो लिखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुझे नोटिस में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, इतना इफेक्टिवली और अच्छे से लिखा है मैंने, तो आप क्या करो, अगर आपके पास टाइम है तो एडवर्टाइजमेंट भी लिखो, अगर टाइम है तो पोस्टर भी लिखो। यानी कि कंडीशन क्या है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ही आप ये लिखो, नहीं तो आपका पेपर इनकम्प्लीट रह जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर सब खत्म हो जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये तो अच्छा ही है ना। सपोज आपको लगेगा कि भाई इसको मार्क्स कम आएंगे नोटिस को, तो एडवर्टाइजमेंट लिखो, जो बेस्ट है वो वही आपके मार्क्स कंसिडर होंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई ये है यहाँ पे लास्ट सेक्शन है ये क्वेश्चन पेपर का, वहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। वहाँ पे 55 जो क्वेश्चन है वो कंपल्सरी है। वहाँ पे आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखने को आना चाहिए। देखो ये जो भी राइटिंग कंपोजिशन से ना, जो भी राइटिंग स्किल के जो क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से लिखते हो, बढ़िया उसको कैसे आप उसको प्रेजेंट करते हो, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपका राइटिंग स्किल कैसा है। दूसरी बात यह है सबसे बड़ी, यहाँ पे आप किस तरह से आपने उस चीज़ का फॉर्मेट फॉलो किया है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल यू आर राइटिंग लेटर, तो लेटर का फॉर्मेट आपने फॉलो किया है। अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो, रिपोर्ट का फॉर्मेट आपने फॉलो किया है। अगर आप नोटिस लिख रहे हो, नोटिस का फॉर्मेट आपने फॉलो किया है। अगर आप फॉर्मेट फॉलो करते हो ना और बढ़िया से उसको ब्रैकेट और बनाते हो ना, बॉक्स बनाते हो ना, तो ये थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। ये थोड़ा बात याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन 5 में आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग भी आप बढ़िया से लिख सकते हो। रिपोर्ट होता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसका फॉर्मेट फॉलो करो और बढ़िया से बढ़िया लिख के उसको आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में आपको और मिलेगा। एक तो आपको क्या करना है, ईमेल लिखना है। 56 में ईमेल भी लिख सकते हो आप, या फिर उसमें ऑप्शन में आपको आता है लेटर। आइदर यू कैन राइट ईमेल और लेटर, दोनों भी बढ़िया है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन ईमेल का जो क्वेश्चन है मुझे थोड़ा सही लग रहा है, इजी लग रहा है, तो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन ईमेल। अगर आपको लग रहा है कि यार लेटर का जो क्वेश्चन है दैट इज गुड, आई कैन अटेम्प्ट वेल, उसको मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, तो उस क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में एक आपको फॉलो करना पड़ेगा फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट ठीक से फॉलो किया ना आपने, तो बढ़िया सा आपका आंसर बन जाएगा। लेटर राइटिंग का भी आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मल का है, इनफॉर्मल का पता होना चाहिए, कौन से कुछ वर्ड है, सैल्यूटेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है, कहाँ पे क्या यूज़ करना है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ईमेल है, ईमेल में भी ईमेल का फॉर्मेट है, वो भी आपको किस तरह से लिखना है पता होना चाहिए। टू का ईमेल आईडी, फ्रॉम का ईमेल आईडी,
सीसी का ईमेल आईडी आप ऐड कर सकते हो। अगर फॉर्मल ईमेल आया है, सीसी का आप जो ईमेल आईडी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं ईमेल का एक फॉर्मेट है, बता देता हूँ कैसे लिखना है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, आपका फॉर्मेट को मार्क्स आते हैं, ये फॉर्मेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू आर राइटिंग पेपर इन इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट का जब आप पेपर लिख रहे हो ना, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो आपको पता ही होनी चाहिए, और वहाँ पे आपको पेपर लिखने का टाइम आपको फॉलो करनी है। और उसमें से कुछ चीज़ें जो है कॉमन है, आप उस दूसरे सब्जेक्ट में भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नंबर 1 आपका हैंड राइटिंग। उन्होंने बोला ना, इंस्ट्रक्शन भी है ना वैसा, लेजिबल। आपका हैंड राइटिंग कैसा होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए। सामने वाला जो है, someone should be able to understand the language, he should be able to read the language। आपका जो आंसर आपने लिखे उसको पढ़ने को आना चाहिए। अगर लीजिबल है तो आपको पेपर कैसे लगेगा, इंप्रेसिव लगेगा। ये आपको फॉलो करना है, घाई नहीं करनी, डोंट हरी व्हाइल यू आर राइटिंग पेपर, बिकॉज 3 घंटे का टाइम है, बहुत टाइम है। हमें भागना नहीं है, आराम से लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करनी है, पहली बात। ठीक है। और ट्राई टू फोकस कि भाई आपका फोकस ये होना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने लिखा है उसका हैंड राइटिंग, और लास्ट क्वेश्चन जो हम लास्ट पेपर में, ये पेपर जब एंड कर रहे हैं, वो हैंड राइटिंग लगभग सेम होने की, रखने की कोशिश करो। ये तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में वो तो अच्छा हमारा हैंड राइटिंग होता है, लास्ट में हम कुछ भी लिखने, यानी हमारा हैंड राइटिंग खराब होता है लास्ट में। ये मत करो, आराम से लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई टू मेंटेन योर हैंड राइटिंग सेम। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आंसर पेपर टू एंड, यानी कि यहाँ पे मेंटेन करो आपका हैंड राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, हर एक सेक्शन है ना, सेक्शन नए पेज पे ले लो, नए पेज पे उसको लिखो। अगर सपोज आपका ये पेज है और यहाँ पे आपका सेक्शन ए खत्म होता है यहाँ पे, तो हमें डायरेक्टली सेक्शन बी जो यहाँ पे मत शुरू करो, आपको नए पेज पे ले लो। नया पेज देखो, यहाँ पे नए पेज पे हमें क्या करना है, सेक्शन बी शुरू करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप नए पेज पे, यहाँ पे सेक्शन ए होगा, एंड हो गया, यहाँ पे सेक्शन बी ले लो। कोई ज़रूरत नहीं है सेक्शन यहाँ पे शुरू करने की। नया पेज है ना अपने पास, क्या उससे क्या होता है, वो अच्छा लगेगा। ठीक है, इंप्रेशन बन जाता है। यहाँ पे ये काम कर सकते हो। ठीक है। और एक 2-3 चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। तीसरा, अंडरलाइन। जब आप क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो ना, लॉन्ग आंसर से शॉर्ट आंसर से, उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपने बहुत हाईलाइट किए, और वही इसेंस होता है आंसर का, वही इंपॉर्टेंट होता है आंसर में, वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है आंसर में। तो उसको आप क्या करो, अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर का उस वर्ड पे फोकस जाना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस आंसर के लिए आपने जितना हार्डवर्क किया है ना, वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। इसलिए जो आपको लग रहा है कि भाई इस आंसर में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जामिनर उसको पढ़ना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो उसको आप अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो उसको। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। अब उससे क्या होगा, हमारा स्कोर बढ़ेगा। उसमें हमें कुछ दूसरा क्या, उसमें क्या पढ़ाई की जरूरत है, कि हम अपने मन से कर रहे हैं ज़्यादा स्कोर पाने के लिए। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट 4, छोटी छोटी चीज़ें ये ध्यान में रखनी है। अगर कोई वर्ड आप पेपर लिख रहे हो और आपसे गलत हो गया, सपोज ब्यूटी, ठीक है, और आपने उसका स्पेलिंग ऐसा लिखा है, ठीक है, ब्यूटी सही है ये, लेकिन आपको लग रहा है कि ये गलत है और मुझे उसको रब करना है, इरेज करना है, तो हम जनरली क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। इट्स बैड मेथड, ये गलत है, इट्स रॉन्ग। ऐसा मत करो, इसलिए पेपर का जो प्रेजेंटेशन है, जो दिख रहा था पेपर, वो खराब हो जाएगा। इसलिए आप क्या करो, उसको सिंपली आप क्या करो, आपको लग रहा है ये वर्ड मुझे मिटाना है भाई, ठीक है, बस उसके ऊपर 2-3 लाइन मार दो। भले उसने आपने उसको रब किया है, लेकिन वो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है इससे कंपेरेटिवली, है ना। तो इस प्रकार से आप मिटा सकते हो उसको। ठीक है, ऐसा करना है ताकि आपको पेपर अच्छा लगे। नेक्स्ट, जब आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो उसके नीचे है ना 1-1, 2-2 लाइन छोड़ दो। लाइन छोड़ देनी लास्ट में आपको। जब आप
सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, एक लाइन छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके नीचे फिर से एक लाइन छोड़ दो, तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इस प्रकार से क्यों करना है, जब हमें लास्ट में टाइम मिलेगा ना तो हर एक क्वेश्चन के नीचे जो हमने एक एक लाइन छोड़ी ना, तो वहां पे हमें लाइन लगाना है, थोड़ा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, ठीक है, सपोज हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, उसका आंसर हमें क्या करना है, लास्ट में उसके नीचे अंडरलाइन करना है पेंसिल से, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा है हमने, उसका आंसर फिर से नीचे अंडरलाइन करना है, लाइन करना है, लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा लगेगा एकदम बढ़िया सा। यानी सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, आप हर एक सब्जेक्ट में उसको अप्लाई कर सकते हो। आपका पेज अच्छा लगेगा और आपने जो पेपर लिखने का तरीका है, आपका प्रेजेंटेशन, वो बढ़िया लगेगा। उससे क्या होता है, एग्जामिनर भी खुश होता है, उसको इंप्रेशन, इसका इंप्रेशन यानी कि उसको इंप्रेस हो जाता है, हमें मार्क्स मिलते हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है। बाकी क्या है, और ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात ये है, आपका जो पेज रहेगा ना, उसको है ना बॉर्डर करो, अगर आपके पास टाइम है तो बॉर्डर करो पेंसिल से, बॉर्डर करनी हमें पेंसिल से, ठीक है। हर एक नया क्वेश्चन, हर एक नया सेक्शन नए पेज पे शुरू करना है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। ब्रैकेट भी उसको ऐसा बॉक्स बना के रखो, बॉक्स बनाओ उसको, और बॉक्स में आंसर लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो इससे हमारा पेपर है थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों में। और सबसे बड़ी बात है सिंपल इंग्लिश, ठीक है। सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओ, ज़्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश में हम गलतियां करते हैं, इसलिए अच्छा है कि भी सिंपलिसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कितना सिंपल लिखते हो भाई, ये कम्युनिकेशन है, मैंने बताया ना आपको, ये कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन का मोटो क्या है, सामने वालों को ठीक से समझ में आना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर उसको समझ में आया तो हमें अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए सिंपल इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, छोटे से अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखो जो पॉपुलर है, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड भी मत लिखने की कोशिश करो। सामने वालों को समझ, उसका मीनिंग भी समझने को आना चाहिए, समझ में आना चाहिए उसका मीनिंग क्या है भाई इस वर्ड का। सेंटेंस भी ऐसे बनाओ कि भाई सिंपल सिंपल एकदम, जो सामने वालों को जल्दी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। वही जैसे मैंने बोला ना आपको, हैंड राइटिंग सिंपल को लिखो, हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, सामने वालों को रीड करने को आना चाहिए। उसी प्रकार आपकी इंग्लिश भी ऐसी होनी चाहिए, सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओ, ताकि उसको समझ में आ जाएगा कि भाई आप क्या बोल रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सिंपल सिंपल है, इस तरह से आप उसको फॉलो करेंगे ना तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपकी इंग्लिश में, ठीक है, सिंपल एकदम। और उसमें क्या है, जो मैंने लास्ट में जो लास्ट पॉइंट कुछ डिस्कस किए नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा पढ़ाई की जरूरत भी नहीं है, कि हमें सबको पता है, लेकिन हमें उसको इंप्लीमेंट करना है। वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना, बॉक्स बनाओ, हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ दो, लास्ट में उसके नीचे पेंसिल से ड्रॉ करो पेपर। देखो हमें पेपर अच्छा दिखना चाहिए, ये भी करना है। आंसर तो हम अच्छे लिखने वाले क्योंकि हमने पढ़ाई की है, आंसर तो आप सब ठीक ठाक लिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसको अच्छे से प्रेजेंट भी करो आप। उससे क्या है, एग्जामिनर के माइंड में उसका इंप्रेशन बन जाता है और आपको 1-2 मार्क्स ज़्यादा दे देता है, ताकि हमारा फायदा होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे इस प्रकार से। दूसरी बात है, लास्ट में एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, इन द केस ऑफ कंपोजिशन, यानी कि जो राइटिंग स्किल वाला जो कंपोजिशन है, जहाँ जहाँ पे वेरेवर फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड, राइट फॉर्मेट। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, वहाँ पे फॉर्मेट लिखो, आप फॉर्मेट बनाओ, ठीक से बनाओ, थोड़ा उस पर टाइम दे दो उसको, उस क्वेश्चन को बढ़िया सा लिखो। और रब ज़्यादा हम करते ना वो अवॉइड करो, स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सिंपल बनाओ ताकि आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगे, ठीक है। कहाँ पे हम गलती हो सकती है वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, और लास्ट के 5-10 मिनट थोड़ा स्पेयर रखना, ताकि उस पेपर जितना भी हमने लिखा है ना वो थोड़ा 1-2 बार फिर से पढ़ लेना, लास्ट में पढ़ लेना कि भाई कहाँ पे गलती हुई है, ताकि आप फिर से उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। इस प्रकार से आपने पेपर लिखा तो मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस आपके बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज का ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे रुकता हूँ और आपको बहुत सारी बधाई देता हूँ। आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। अच्छे से सब पेपर लिखो, बढ़िया सा बड़े पेपर लिखो और अच्छा स्कोर करो इस पेपर में। थैंक यू वेरी मच।